Hello, once again, good morning, all of you. In the childhood nursing, we are discussing about the unit number 3rd, the neonate care or newborn baby care. In the previous classes, we are discussing about the neonatal assessment. In this, we completed with the initial assessment and the Apgar scoring. The next one, in the same unit, we are discussing about the next study, the newborn चाइल्ड केयर. ठीक है, इन दिस वी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ द केयर एट द टाइम ऑफ द बर्थ. ठीक है, मीन्स जो जैसे जब बेबी बर्थ होता है उसके बाद में जो इनिशियल या फिर जो एसेंशियल जो डेली रूटीनली जो केयर वगैरह उसके अंदर अवेलेबल करवाई जाती है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, बिफोर इट वी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूबॉर्न बेबी चाइल्ड क्लासिफाइड. मतलब जो न्यूबॉर्न का जो उसकी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर उसका जो स्टेज के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन किया गया. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो केयर होगी वो उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो न्यूबॉर्न चाइल्ड का जो क्लासिफिकेशन किया गया एज अकॉर्डिंग टू द वेट. ठीक है, मतलब जो क्लासिफिकेशन करने का जो बेबी का जो क्राइटेरिया रहेगा वो अलग अलग बेसमेंट के ऊपर रहेगा. ठीक है, तो उसी के अंदर जो फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा एज अकॉर्डिंग टू द वेट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द वेट द न्यूबॉर्न बेबी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. तो हियर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी दैट इज अ लो बर्थ वेट. ठीक है, मींस जो ऐसा चिल्ड्रन रहेगा जिसका वेट है, वेट के क्राइटेरिया के बेसमेंट के ऊपर जो रहेगा द फर्स्ट जो बेबी रहेगा न्यूबॉर्न बेबी LBW. ठीक है, तो LBW इट मींस द baby that's weight comes under the less than the 2500 gram. ठीक है, मतलब जो as a normal criteria at the newborn baby the normal weight of the newborn baby that is a 2500 ग्राम अप्रोक्स 2.5 किलोग्राम. ठीक है, मतलब 2500 ग्राम के अंदर होता है और 2.5 उसके अंदर जो किलोग्राम के अंदर उसका नॉर्मल क्राइटेरिया उसके वेट का होना चाहिए. ठीक है, इफ द वेट इज लेस देन द 2500 ml मतलब 2500 ग्राम से उसके अंदर से कम होता है. ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाएगी लो बर्थ वेट. ठीक है, देन नेक्स्ट अ मॉडरेट लो बर्थ वेट. ठीक है, मींस मॉडरेट लो बर्थ वेट जो सेकंड क्राइटेरिया रहेगा इन दिस द वेट कंसीडर्ड एज द 1500 to 2500 ग्राम. ठीक है, मतलब इसके अंदर जो वेट का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 1500 से तक रहेगा और 2500 से कम रहेगा. ठीक है, तो या तो 2500 से कम रहेगा और उसकी जो कम कितना रहेगा 1500 ml तक जो 1500 ग्राम रहेगा उस अमाउंट तक उसके अंदर रहेगा. ठीक है, तो 1500 से लेकर 2500 ग्राम तक यदि उसका वेट उसके बीच के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है तो उस टाइप का जो लो बर्थ वेट बेबी रहेगा वो मॉडरेट लो बर्थ वेट के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट वेरी लो बर्थ वेट. ठीक है, मतलब जो वेरी लो बर्थ वेट का जो क्राइटेरिया रहेगा उसके अंदर जो बेबी का जो वेट रहेगा. ठीक है, द वेट कम्स अंडर लेस देन द 1500 ग्राम. ठीक है, मतलब 1500 ग्राम से भी उसके अंदर यदि कम उसका वेट होता है. ठीक है, नॉर्मल क्राइटेरिया से तो वो आएगा वेरी लो बर्थ वेट. ठीक है, मतलब जो बहुत ही उसके अंदर ज्यादा उसका वेट रहेगा वो लो रहता है. ठीक है, देन नेक्स्ट फोर्थ क्राइटेरिया रहेगा द एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट चाइल्ड. ठीक है, मतलब एक्सट्रीमली लो जो लो बर्थ वेट जो चाइल्ड रहेगा उसके अंदर जो उसका नॉर्मल वेट के जो क्राइटेरिया रहेगा उसके अंदर कम से कम उससे भी ज्यादा मतलब बहुत ही सीवियर कंडीशन के अंदर उसका जो वेट रहेगा वो लॉस होता है. ठीक है, तो उसी के अंदर उसका क्राइटेरिया रहेगा द वेट लेस देन द 1000 ग्राम. ठीक है, मतलब जो 1 किलोग्राम से भी उसका वेट यदि कम आता है. ठीक है, तो वो सीवियर स्टेज का लो बर्थ वेट के अंदर काउंट किया जाता है. ठीक है, उसका जो वेट रहेगा वो एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा ही लो बर्थ वेट का क्राइटेरिया उसको फुलफिल करता है. ठीक है, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी एज अकॉर्डिंग टू द वेट. द लो बर्थ वेट, द मॉडरेट, द वेरी लो एंड द एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट चाइल्ड. Okay, the next criteria of the newborn child classification as according to the gestational age. ठीक है, the meaning of the gestational age total time period of the pregnancy. ठीक है, मतलब gestational जो age का मतलब रहेगा कि जो इंडिविजुअल जो बेबी रहेगा वो कितने टाइम तक मदर के यूट्रस के अंदर रहता है. ठीक है, तो नॉर्मल जो गेस्टेशनल एज रहता है. ठीक है, जो
टोटल गैस्ट्रेशनल जो पीरियड रहेगा वो अप्रोक्स नॉर्मल क्राइटेरिया के अंदर 42 वीक्स के जो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। बट जो बेबी होगा उतना जो टोटल जो 42 वीक्स होता है वो मदर के यूट्रस के अंदर वो स्पेंड करता है, मतलब जो चाइल्ड वो कंप्लीटेड द 42 वीक्स इन द मदर यूट्रस, ठीक है। तो मदर के यूट्रल लाइफ के अंदर वो अपना टाइम पीरियड होता है वो स्पेंड करता है, ठीक है। तो स्पेंड कर लेता है तो वो जो इसके अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग उसका जो बेबी का क्राइटेरिया होता है वो उसके अंदर अप्लाइड किया गया है, ठीक है। उसी के अंदर आएगा द प्री नेचर और द प्री टर्म बेबी, देन नेक्स्ट फुल टर्म बेबी एंड द पोस्ट टर्म बेबी, ठीक है। तो इसके अंदर जो गेस्टेशनल एज का जो नॉर्मल क्राइटेरिया था, इफ द चाइल्ड बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टोटल 42 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी that considered as the preterm baby. If the child completed the total 42 weeks of the pregnancy, that considered as the full term baby. And if the child completed the 42 weeks above, means जो 42 weeks के जो अलावा भी उसके जो above मतलब उससे भी ऊपर मतलब अप्रोक्स above the 45 weeks को भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो उस एज का जो चिल्ड्रंस रहेगा उसको पोस्ट टर्म बेबी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो गेस्टेशनल एज के अंदर प्री मेच्योर और प्री टर्म चाइल्ड हम बोलेंगे जो बिफोर द 37 वीक, मतलब जो टोटल 42 वीक्स को कंप्लीटेड नहीं कर पाता है वो ओनली फॉर 37 जो वीक होता है उससे पहले उसका बर्थ होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो वो चिल्ड्रंस रहेगा प्री मेच्योर या फिर जो प्री टर्म बेबी के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। फुल टर्म बेबी रहेगा, फुल टर्म बेबी का मतलब जो टोटल 42 वीक्स को कंप्लीटेड कर चुका है, ठीक है। और इसके अलावा पोस्ट टर्म बेबी, ठीक है। तो पोस्ट टर्म बेबी आफ्टर द 42 वीक्स अप्रोक्स 45 वीक्स तक उसका बर्थ होता है वो होता है, ओके। द नेक्स्ट वन द हेडिंग रहेगी न्यूबॉर्न चाइल्ड का जो क्लासिफिकेशन रहेगा एज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बेबी, ठीक है। मतलब इसका लाइन का मतलब ये रहेगा कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड रहेगा उसका जो क्लासिफिकेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द बेबी, ठीक है। मतलब जो साइज का मतलब रहेगा कि उसका जो लेंथ रहेगा, ठीक है, या फिर उस बेबी का जो जब मदर के यूट्रस के अंदर वो होता है, ठीक है, तो कितना उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कितना उतना लेंथ उसका बढ़ा है, कितना हाइट या फिर कितना उसका वेट वगैरह रहा है, ठीक है। तो उसका परसेंटाइल के बेस के ऊपर यदि वो कंप्लीटली जितना जो इंट्रा यूटेरिन लाइफ होती है, मतलब जितना प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है और उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा ग्रोथ यदि उसके अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है, तो वो रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, कि एज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बेबी, मतलब बेबी का जो साइज मतलब जितना प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, मदर का जितना टाइम पीरियड चल रहा है और उतने अकॉर्डिंग जितना नॉर्मल का बेबी का जो डेवलपमेंट हो जाना चाहिए तो उतना उसके अंदर यदि प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब उतना जितना परसेंटाइल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग जितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका होना चाहिए, क्या उसके अंदर यदि प्रेजेंट है तो वो कंसिडर करेगा एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड रहेगा उसका क्लासिफिकेशन किया गया है 3 सब टाइप्स के अंदर, ठीक है। उसी के अंदर रहेगा द एप्रोप्रिएट फॉर द गेस्टेशनल एज, ठीक है, मतलब जो एप्रोप्रिएट फॉर द गेस्टेशनल एज का मीनिंग रहेगा कि बेबी रहेगा जितना जो टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी का उसके अंदर चल रहा है, ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इतना उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके अंदर होना चाहिए और उतना का उतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एफ एग्जाम्पल की बेबी का 5th वीक चल रहा है, मतलब जो गेस्टेशनल पीरियड होता है मदर का, तो प्रेगनेंसी का 5वां महीना उसके अंदर चल रहा है, ठीक है। तो 5वें महीने के अंदर ऐसा होना चाहिए कि सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर डेवलप हो जाने चाहिए, इतना साइज उसका बेबी का होना चाहिए, ठीक है, इतने ऑर्गन उसके अंदर अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया होता है वो उसके अंदर यदि फुलफिल होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा यदि इस टाइम पीरियड के अंदर यूट्रस के लाइफ के अंदर ऐसा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका साइज, उसका वेट, सारा क्राइटेरिया इतना होना चाहिए तो वो बेबी होता है वो उसके अंदर फुलफिलमेंट करता है, ठीक है, तो वो कंसिडर्ड होगा द एप्रोप्रिएट फॉर द गेस्टेशनल एज, मतलब जो बेबी रहेगा वो जितना टाइम पीरियड जो प्रेगनेंसी का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो एप्रोप्रिएट है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्मॉल फॉर द गेस्टेशनल एज, ठीक है, स्मॉल फॉर द गेस्टेशनल एज इट मीन
the child the criteria is less than as according to the pregnancy time period या फिर gestational age, ठीक है। मतलब जो स्मॉल फॉर gestational age का मतलब रहेगा कि बेबी का जो वेट रहेगा, उसका जो हाइट रहेगा, उसका बॉडी का जो साइज और शेप रहेगा, एटमीन उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेगा, तो जितना जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड तक होना चाहिए उससे 10% तक रहता है, ठीक है। मतलब उसका जो नॉर्मल क्राइटेरिया जितना 100% तक होना चाहिए उसका 10% ही उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो उस टाइप का जो चाइल्ड रहेगा उसको स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज के अंदर ही इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। मतलब उसका जो चाइल्ड का क्राइटेरिया होना चाहिए इस टाइम पीरियड के अंदर इतना होना चाहिए, तो उतना परसेंटेज का वो ओनली फॉर 10% ही उसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो उस टाइप का क्राइटेरिया रहेगा वो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। Then next थर्ड क्राइटेरिया रहेगा एज द लार्ज फॉर द गेस्टेशनल एज, ठीक है। मतलब लार्ज फॉर द गेस्टेशनल एज का मतलब कि एक जो चाइल्ड रहेगा उसका जो वेट, उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फिर जो अदर जो क्राइटेरिया रहेगा उसका साइज और जो शेप रहेगा, जितना टाइम पीरियड जो प्रेगनेंसी का होना चाहिए उससे कुछ एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर एडवांस उसके अंदर ग्रोथ उसके अंदर शो की जाती है, ठीक है। वो असेसमेंट करने के बाद हमको ये नोटिफाई किया जाता है कि उसके अंदर थोड़ा कुछ एडवांस उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो वो कंडीशन आएगी द लार्ज फॉर द गेस्टेशनल एज, मतलब जितना पर्टिकुलर जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होना चाहिए उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसके अंदर वो मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा यदि जो ग्रोथ उसके अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो उस टाइप का जो चाइल्ड का क्लासिफिकेशन रहेगा वो लार्ज फॉर द गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग इंक्लूडेड किया जाता है। द नेक्स्ट न्यूबॉर्न चाइल्ड का क्लासिफाइड करने के बाद में उसके जो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सर्विसेज होगी वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। मतलब एज अकॉर्डिंग टू द लो बर्थ बेबी है तो उसके अंदर क्या करेंगे, मॉडरेट जो लो बर्थ वेट चाइल्ड है, ठीक है, या फिर जो वेरी लो बर्थ वेट चाइल्ड है, या फिर जो एक्सट्रीमली लो वेट चाइल्ड है, ठीक है, या फिर जो प्री टर्म बेबी है, ठीक है, फुल टर्म बेबी रहेगा, या फिर जो पोस्ट टर्म बेबी है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग जो न्यूबॉर्न बेबी का जो केयर होता है वो उसके अंदर एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले आएगा द इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। मतलब न्यूबॉर्न बेबी का जो इमीडिएट केयर, मतलब इमीडिएट केयर का मीन्स रहेगा द सर्विसेज नीडेड अर्जेंटली एज अर्ली टू मैनेज एन इमरजेंसी, ठीक है। मतलब ऐसी कोई जो ऐसी जो सर्विसेज रहेगी जो ऑन द स्पॉट, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जो सर्विसेज रहेगी वो जल्दी उसके अंदर एप्लीकेबल की जाती, ठीक है, बिना कोई इमरजेंसी होने से पहले, ठीक है। मतलब ऐसी जो सर्विसेज रहेगी जो किसी इमरजेंसी को आइडेंटिफाई या फिर इमरजेंसी कंडीशन अराइज होने से पहले ही उसको मैनेज कर दिया जाता है, इनिशियल मतलब अर्ली स्टेज के अंदर वो मैनेज करके, ठीक है। तो उसी के अंदर आएगा सबसे पहले तो मेंटेन द एज, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल जो बेबी रहेगा उसके अंदर ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि बेबी का जो सारे सिस्टम होते हैं वो इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर डेवलप हो जाते हैं, अपना जो फंक्शन होता है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओनली फॉर जो एक सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ही उसके अंदर ओनली फॉर बर्थ होने के बाद में उसके अंदर इनिशिएट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ज्यादा फोकस रहेगा वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो मेंटेन द एयरवे, ठीक है। तो उसके अंदर पहले जो सर्विसेज होगा वो एयरवे को मेंटेन करना, ठीक है। उसका जो एयरवे वाला जो एरिया रहेगा उसको कैसे जो इम्पोर्टेंट मतलब उसको ओपन कैसे रखा जाए, ठीक है। तो उसके अंदर ओपन रखने के लिए हमको सबसे पहले सक्शनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल जो बेबी रहेगा तो उसके अंदर जो इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर वो होता है तो बहुत सारे जो सिक्रेशन वगैरह उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बीच के अंदर या फिर जो फेरिंग्स वाला एरिया होता है ओरोफेरिंग्स या फिर जो नेजोफेरिंग्स वाला या फिर जो लैरिंग्स वाला एरिया होता है उस जगह के ऊपर बहुत सारे जो सिक्रेशन या फिर जो म्यूकस वगैरह होता है वो गले के अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो उसको एक जो सक्शनिंग अपार्टस होगा उस सक्शनिंग अपार्टस के द्वारा उसके अंदर सक्शनिंग करके मतलब उस म्यूकोसा को या फिर जो लिक्विड रहेगा उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है।
और इसी के लिए जो 5 मिनट्स तक, मतलब ओनली फॉर 5 मिनट्स के टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो टोटल जो प्रेशर रहेगा, मतलब सेक्शनिंग करने का जो प्रेशर होगा वो 60 से 80 mm ऑफ एजी रहेगा, और वो भी ओनली फॉर 5 मिनट्स तक, ठीक है। मतलब 5 मिनट तक उसके अंदर हम सेक्शनिंग उसके अंदर करके वो म्यूकस वगैरह या फिर अदर जो फ्लूइड वगैरह रहेगा वो उसके अंदर हम उसके अंदर बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा स्लैपिंग ऑन द बैक, ठीक है। और बेबी रहेगा उसको बैक साइड के अंदर, ठीक है, मतलब इस के अंदर बेबी रहेगा तो उसको बेबी को हमको उल्टा करना है, और उसके अंदर कमर वाला जो बैक वाला एरिया रहेगा उसके वहां पे हमको स्लैपिंग करना है, ठीक है। तो बेबी इस वे के अंदर उल्टा रहेगा और पीछे से हमको उसके अंदर स्लैपिंग करेंगे, ठीक है। तो कोई भी जो लिक्विड रहेगा वो उसके अंदर बाहर आ सकता है, ठीक है। तो इस मेथड के द्वारा भी उसका जो एरिया होगा वो उसके अंदर हमको ओपन, उसके अंदर जो एरिया रहेगा उसको हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्राइटेरिया के द्वारा जो एरिया रहेगा वो उसके अंदर हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इनिशिएशन ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है। उसके बाद में रहेगा कि उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है, यदि वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, मतलब जो इनहेलेशन करना और वापस ऑक्सीजन को एक्सहेल करना, ठीक है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है वो उसके अंदर इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है। और वो इनिशिएट किया जाएगा बाय द स्टिमुलेट द क्राइंग फ्लिकिंग एट द सोल और एट द बैक, ठीक है। और डॉक्टर ने आपने बर्थ होने के बाद में देखा होगा कि बेबी होता है, वो बर्थ होने के बाद में डॉक्टर होता है वो उसको उल्टा करता है और उसके अंदर टैपिंग करता है, ठीक है। तो वो उसको क्राइंग होता है, मतलब उसके पहले स्टिमुलेट दिया जाता है, और स्टिमुलेट दिया जाता है जिसकी वजह से बेबी वो रोना स्टार्ट करे, ठीक है। और रोने की तरह जो ज्यादा इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा और उसी के साथ में प्रेशर के साथ में जो लंग्स होता है वो अपना फंक्शनिंग होता है वो उसके अंदर स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको बर्थ होने की बात में उल्टा करके वो एक स्टिमुलेट दिया जाता है, ठीक है। तो स्टिमुलेट दिया जाएगा जिससे उसका रेस्पिरेशन जो लंग्स का जो फंक्शन होगा वो उसके अंदर स्टार्ट हो सके, ठीक है। इसके अलावा भी उसके अंदर फ्लिकिंग एट द सोल एट द बैक, ठीक है। या तो फिर वो चेस्ट वाला एरिया रहेगा वहां पे उसके अंदर प्रेशर कर सकते हैं, बैक वाला एरिया रहेगा वहां पे उसके अंदर हम प्रेशर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोल वाला पार्ट रहेगा, मतलब पैरों के जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर भी इस वे के अंदर हमको टैपिंग करेंगे, ठीक है। मतलब इस वे के अंदर हमको टैपिंग करेंगे तो इसकी वजह से भी जो रेस्पिरेशन जो लंग्स होता है वो उसके अंदर स्टिमुलेशन होता है वो मिल सकता है, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया के द्वारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा वो इसके अंदर हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा रहेगा पोजिशनिंग द चाइल्ड, ठीक है। पोजिशन रहेगा जो चिल्ड्रंस रहेगा उसको अफेक्टिवली जो पोजीशन वगैरह देंगे और पोजीशन के द्वारा भी उसके अंदर जो पोजीशन देने के बाद में उसको अच्छी तरह से वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है वो उसके अंदर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोवाइड द वेंटिलेटेड वार्ड एंड द ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। और यदि बेबी होता है बहुत ही सीवियर कंडीशन के अंदर है, मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली लो वेट होता है या फिर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है या फिर जो प्रीटर्म बेबी होता है, ठीक है। तो उसको आर्टिफिशियल जो वेंटिलेशन होता है उस वेंटिलेशन के अंदर उसको लगने का जरूरत होता है, ठीक है। उसके द्वारा जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो मशीन के बेस के ऊपर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो जितना उसके अंदर सेट किया हुआ होता है तब वो उस सेट किए हुए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसका रेस्पिरेशन होता है वो उसके अंदर दिया जा सकता है, ठीक है। या उसकी जो इम्यूनिटी पावर लो होता है तो उसके बाहर के एनवायरमेंट के अंदर बचाने के लिए उसको एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है और उसके अंदर जो गैसेस वगैरह होती है वो उसके अंदर मेंटेन की जाती है, ठीक है। तो थोड़ा बेबी होता है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी, और इसके अलावा जो बेबी को ज्यादा एफर्ट का जरूरत होता है, ठीक है, अगर कोई उसके अंदर डिफॉर्मिटी होती है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी के बेसमेंट के ऊपर भी उसको रख सकते हैं, ठीक है। Okay, the next in the immediate case, the next case should be the maintain the temperature, ठीक है। मीन्स बेबी का जो एयरवे को ओपन करने के बाद में उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न रहेगा वो स्टिमुलेट कर दिया, उसके बाद में जो थर्ड लाइन की जो केयर रहेगी वो रहेगी द मेंटेन द टेम्परेचर, ठीक है। मतलब जो बेबी का जो अर्ली स्टेज के अंदर उसका टेम्परेचर होता है वो उसके अंदर मेंटेन करने का जरूरत रहता है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या क्या हो सकता है कि ड्यू टू द इवेपोरेशन एंड द चांस ऑफ द हीट
मतलब हीट लॉस होने का जो क्राइटेरिया रहता है इवापोरेशन के द्वारा, ठीक है। मतलब जो वाष्प बनने के बाद में जो भाप के फॉर्म के अंदर हीट होती है वो उसके अंदर लॉस हो सकती है, ठीक है। उसका रीजन ऐसा होता है कि बेबी होता है वो इंट्रायूटेरल लाइफ के अंदर होता है, ठीक है। और उसके आसपास के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो उसके अंदर लिक्विड अमाउंट का होता है। तो जब भी बेबी होता है वो इंट्रायूटेरल लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेरल लाइफ, मतलब जो बाहर की तरफ आता है तो उसके अंदर जो बाहर की तरफ से उसके अंदर हॉट एनवायरनमेंट होता है, मतलब एनवायरनमेंट उसके अंदर हॉट रहेगा और बेबी होगा वो उस एमनियोटिक फ्लूइड अमाउंट उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फ्लूइड होगा वो उसके अंदर इवेपोरेट होके उसके अंदर बाहर चला जाएगा, ठीक है। और इवेपोरेट होगा तो उसकी बॉडी होगी वो कूल हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसके अंदर हवा के द्वारा उसका जो फ्लूइड रहेगा वो उसके अंदर इवेपोरेट हो जाएगा और उसकी वजह से उसका हीट लॉस हो सकता है और उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है। या वही इसके अंदर ऐसा होता है कि बेबी होता है वो इंट्रायूटेरल लाइफ के अंदर होता है, ठीक है। पहले वो इंट्रायूटेरल लाइफ के अंदर होता है तो अंदर वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है एज कंपेरिजन टू द एक्स्ट्रा यूटेरल लाइफ, ठीक है। मतलब जो इंट्रायूटेरल लाइफ रहेगा उसके कंपेरिजन के अंदर एक्स्ट्रा यूटेरल लाइफ होती है वो उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ठीक है। तो बेबी को थोड़ा एडजस्ट होने के अंदर उसके अंदर टाइम लगता है और इसी की वजह से उसको सबसे पहले जो बाहर आएगा तो उसके अंदर टेम्परेचर होगा वो उसके अंदर रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए ड्राई इमीडिएटली, मतलब बेबी होगा उसका फ्लूइड होता है इवेपोरेट होने से पहले उसको इजीली टॉवेल के साथ में उसको क्लीन किया जाएगा और उसको पूरा ड्राई किया जाता है, ठीक है। ड्राई करने के बाद में उसको और भी ज्यादा टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो प्री वार्म टॉवल, मतलब पहले से जो थोड़े बहुत जो गर्म किए हुए जो टॉवल होते हैं उस गर्म टॉवल के अंदर उसको लपेटा जाता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा कपड़ा होता है उसके अंदर उसको लपेटा जाता है जिसकी वजह से उसका हीट होता है वो रेगुलेटेड हो सके, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा प्लेस अंडर द रेडिएंट वार्मर, ठीक है। या फिर जो ऐसा जो वार्मर जो मशीन होता है उस मशीन के अंदर में उसको रखा जाता है जिसकी वजह से उसको हीट होती है वो उसको मिल सके, मतलब बेबी होता है वो ज्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर है, ठीक है। तो उसको रेडिएंट वार्मर, मतलब एक जो वार्मर होता है एक जो मशीन होती है उस वार्मर के नीचे उसको रखा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फोर्थ क्राइटेरिया रहेगा कट एंड क्लैंप द कॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद होने के बाद में ये सब मेंटेन कर लिया और उसी के अंदर आएगा कट एंड द क्लैंप द कॉर्ड, ठीक है। मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो प्लेसेंटा के द्वारा जो जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो उसी के साथ में जो क्लैंप होता है वो या फिर वो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो ये बेबी रहेगा इस एरिया के अंदर बेबी रहता है, ठीक है। और उसके पेट वाले एरिया के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा जो जुड़ा हुआ है ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड को बाहर होने के बाद में इसको क्लैंप करके पहले क्लैंप लगाया जाएगा और उसके बाद में इसको बेबी से अलग किया जाएगा, उसको कट लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो कट लगाने का जो क्राइटेरिया आपके सामने रहेगा बाई कोचर फॉर्सेप, ठीक है। मतलब एक जो फॉर्सेप होती है जिसका नाम रहेगा कोचर फॉर्सेप, ठीक है। तो इस टाइप की जो एक फॉर्सेप रहेगी तो उस कोचर फॉर्सेप के द्वारा सबसे पहले जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी उस अम्बिलिकल कॉर्ड के बीच में क्लैंप लगाया जाएगा, ठीक है। क्लैंप लगाने के बाद जो सर्कुलेशन होता है वो रुक जाएगा और इमीडिएटली जो इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लैंप होता है, जो फर्स्ट क्लैंप होगा वो लगाया जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा वहां पे फर्स्ट क्लैंप लगाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकंड क्लैंप लगाया जाएगा वो 5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। मतलब पहला क्लैंप होगा वो 2 सेंटीमीटर पे और दूसरा क्लैंप होगा वो 5 सेंटीमीटर से लगाया जाएगा। मतलब ये बेबी वाला जो एरिया रहेगा ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। पहला क्लैंप होगा वो 2 सेंटीमीटर पे लगाया जाएगा और जो सेकंड क्लैंप होगा वो 5 सेंटीमीटर पे लगाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में कट किया जाएगा इन दोनों के बीच के अंदर का, ठीक है। मतलब ये 2 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके बीच वाला जो पार्ट होगा उस बीच वाले एरिया के अंदर उसको कट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया के अंदर जो पीछे बचेगा, मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो पार्ट उस बेबी के साथ में जो कनेक्टेड रहेगा वो उसका जो डायमीटर रहेगा या फिर उसकी जो लेंथ रहेगी वो 3 सेंटीमीटर होगा, वो उस बेबी के अंदर बचेगा, ठीक है। तो ये कट करने का जो क्राइटेरिया रहेगा वो नॉर्मल बेबी के अंदर होता है, ठीक है। मतलब ऐसा जो बेबी होगा उसका जो बर्थ यदि नॉर्मल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हुआ है तो उसके अंदर जो कट रहेगा या फिर जो क्लैंप लगाने का जो डिस्टेंस होगा वो
पहला क्लैंप होगा वो 2 सेंटीमीटर से लेकर या फिर जो सेकंड क्लैंप होगा वो 5 सेंटीमीटर तक रहेगा, ठीक है। और इन 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और कट रहेगा वो यहाँ पे बीच वाले पार्ट से उसके अंदर कट कर दिया जाएगा, ठीक है। बट एट द हाई रिस्क बेबी, मतलब ऐसा कंडीशन के अंदर बेबी यदि बहुत ही हाई रिस्क के अंदर है, ठीक है, मतलब उसको बहुत ही रिस्क वाले कंडीशन उसके अंदर है, ठीक है, तो उसके अंदर पहला क्लैंप लगाया जाएगा वो 6 सेंटीमीटर पे लगाया जाएगा और दूसरा क्लैंप होगा वो 10 सेंटीमीटर पे लगाया जाएगा, ठीक है। मतलब उसको कट करने का क्राइटेरिया ऐसा रहेगा कि पहला क्लैंप होगा वो 6 सेंटीमीटर पे लगाया जाएगा और दूसरा जो क्लैंप होगा वो 10 सेंटीमीटर पे लगाया जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच वाला जो पार्ट होगा वहां से उसको कट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो कॉर्ड है, जो अमाउंट मतलब उसका जो लेंथ होगा वो उसके अंदर ज्यादा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो बेबी वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, तो इसके अंदर रहेगा कि यदि नॉर्मल बेबी है तो उसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी, वो उसके अंदर इतनी उसके अंदर बची हुई रहेगी, ठीक है। बट जब कोई बेबी होगा वो इसके अंदर यदि हाई रिस्क कंडीशन के अंदर है, ठीक है, तो हाई रिस्क कंडीशन के अंदर रहेगा तो उसके अंदर क्लैंप होगा, उसका जो क्राइटेरिया होगा वो उसके अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लैंप होगा वो 6 सेंटीमीटर पे लगाया जाएगा और जो सेकंड क्लैंप होगा वो 10 सेंटीमीटर पे लगाया जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर जो कट होगा वो बीच वाले पार्ट के अंदर लगाया जाएगा, तो बेबी के अंदर जो बचने वाली जो कॉर्ड होगी उसका जो साइज, उसका जो लेंथ होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो लंबा, उसके अंदर जो कॉर्ड का कटा हुआ जो पार्ट होता है वो उसके अंदर एक्स्ट्रा रखा जाएगा, ठीक है। मतलब जो चाइल्ड के साथ में अटैच किया हुआ जो अम्बिलिकल कॉर्ड का पार्ट होगा वो उसके अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका रीजन ऐसा होता है कि बेबी के अंदर यदि जो इमरजेंसी वाली कंडीशन उसके अंदर रहती है तो इंट्रायूटेरस या जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है तो उन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर कोई इंजेक्शन वगैरह या फिर कोई मेडिकेशन वगैरह वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड होता है वो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर होता है और उसको ट्रीटमेंट देने का उसके अंदर जरूरत होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से उसके अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो लेंथ होगी वो उसके अंदर ज्यादा उसके अंदर रख दे, ठीक है, क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर आईवी फ्लूइड या फिर जो इमरजेंसी मेडिकेशन वगैरह वो उसके द्वारा उसके अंदर दी जा सकती है, ठीक है। Then next नाउ इट इज, मतलब अभी के टाइम नाउ इट इज द प्लास्टिक क्लैंप आर यूज, ठीक है। और पहले के जमाने के अंदर ऐसा होता था कि कोचर फॉसेट, मतलब ये कोचर फॉसेट उसके अंदर यूज में लेते, ठीक है। बट इस फॉसेट के द्वारा उसके अंदर इंजरी वगैरह होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो इसी की वजह से अभी के टाइम के अंदर एक जो क्लैंप होता है, ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो क्लैंप होता है, इस टाइप का जो क्लैंप होता है आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा, तो उस टाइप का जो क्लैंप होता है वो उसके अंदर क्लैंप करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं हो सके और जो इजीली कॉर्ड को हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो क्लैंप होगा वो उसके अंदर हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। और द प्लेस ऑफ द कोचर फॉसेट, तो पुराने टाइम के अंदर कोचर फॉसेट के द्वारा क्लैंप किया जाता था और अभी के टाइम के अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड के जो क्लैंप होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए जो क्लैंप होते हैं वो यूज में लेके जो क्लैंप कर सकते हैं और इजीली उसके बीच के अंदर हम जो कॉर्ड होती है वो कट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट वन आएगा रिकॉर्डिंग और डाटा ऑफ द न्यूबॉर्न एंड अटैच द बैंड ऑन हैंड और द लेग, ठीक है। यूज द पिंक बैंड फॉर द फीमेल चाइल्ड एंड द ब्लू बैंड फॉर द मेल चाइल्ड, ठीक है। मतलब इसके बाद में रहेगा कि उसका जो कॉर्ड को क्लैंप करने के बाद में उसका असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट करने के बाद में उसके अंदर उसका जो मदर का नेम, ठीक है, या फिर जो बेबी का बर्थ होने का जो टाइम, ठीक है, या फिर उसके अंदर हमने जो असेसमेंट किया है उसका जो क्राइटेरिया वगैरह रहेगा तो वो उसके अंदर हम अटैचमेंट करते हैं, ठीक है। या फिर जो बेबी का जो नेम वगैरह रहेगा या फिर जो मदर का नेम होगा वो उसके ऊपर डाटा उसके अंदर रजिस्टर के अंदर लिखे या फिर उस बेबी के ऊपर हम लगा देते, ठीक है। तो उसके अंदर एक जो हाथ के ऊपर या फिर जो पाम वाला एरिया रहेगा उसके वहां पे एक जो बैंड लगा दे, ठीक है। यदि जो फीमेल चाइल्ड रहेगा तो उसके जो हाथ के ऊपर या पाम के ऊपर पिंक कलर का बैंड होता है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया जाता है, क्योंकि वार्ड के अंदर जब तक बेबी होता है वो बर्थ होता है तो उस यूनिट के अंदर, मतलब जो पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर बहुत सारे बेबी होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक दूसरे का बेबी हो वो एक्सचेंज नहीं हो पाए, ठीक है। तो एक्सचेंज होने से बचाने के उसको जो सेफ्टी के लिए क्या करता है कि उस मदर से रिलेटेड
उसका जो बैंड होता है वो उसके हाथ के ऊपर बांध देते हैं, ठीक है। मेल होता है तो ब्लू कलर का, फीमेल होता है तो उसके अंदर जो पिंक कलर का बैंड होता है वो बांध दिया जाता है, और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स होती है वो उसके अंदर उसके ऊपर राइट डाउन की जाती है, ठीक है। तो ये लेबलिंग होगा वो उसके अंदर की जाएगी, और सारा जो डाटा होगा वो न्यूबॉर्न से रिलेटेड उसके ऊपर लेबल किया जाता है, ठीक है। The next, the transfer the child to the mother or if needed then the critical care unit, ठीक है। मतलब जो बेबी होगा तो उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि प्री टर्म बेबी होता है, फुल टर्म बेबी होता है, या फिर जो पोस्ट टर्म बेबी होता है, ठीक है। तो बेबी की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर हमको, या फिर जो नॉर्मल क्राइटेरिया है बेबी के अंदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत उसके अंदर डिस्टर्बेंस है, तो उसकी जो जरूरत के अकॉर्डिंग यदि उसको ज्यादा उसके अंदर सीवियर कंडीशन है तो उसको क्रिटिकल केयर यूनिट होगा, द आईसीयू या फिर एनआईसीयू के अंदर उसको रखा जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल केयर वगैरह वहां पर उसको दी जाएगी, या फिर नॉर्मल क्राइटेरिया रहेगा तो मदर के पास में उसको ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाने के लिए, या फिर जो पर्सनल बॉन्डिंग के लिए उसको मदर के पास में उसके अंदर रखा जाएगा, ठीक है। ओके, दिस ऑल अबाउट द इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उसको बर्थ होने के बाद में तुरंत बाद के अंदर, मतलब अर्ली स्टेज के अंदर बिना किसी इमरजेंसी कंडीशन अराइज होने से पहले जो सर्विसेज दी जाएगी वो इमीडिएट केयर के अंदर ये फॉलोइंग टाइप्स की केयर होगी वो इसके अंदर रहेगी, ठीक है। दूसरी जो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर होगी वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।